She is one of the most profound SEBI registered research analyst. Why did not you choose to become a full-fledged CA and rather becoming a RA registered analyst? So I was like कि मुझे पैसे से पैसा कमाना है rather than making calculations for the tax. SEBI में रजिस्टर होने का मन कैसे किया आपका? When I have the experience also, when I have the knowledge as well, so why not to go get certified? Investing into stock is a skill or is it a mindset? और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने देखा है ना, एंट्री लेनी सबको आती है, एग्जिट लेना किसी को नहीं आता. Exactly, yes. बिकॉज एग्जिट का भी एक फ्रेमवर्क होता है. बट कौन सा सही टाइम होता है कि वो स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए? सारा खेल है आपको बिजनेस समझना, बिजनेस माइंडसेट रखना. अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आप जज कर लोगे आराम से. सही समय का वेट करना चाहिए री इन्वेस्ट करने का, या हाथ के हाथ प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? तो एक लेवल आएगा ऑब्वियसली ना, कहीं तो मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगी या फिर बियर में जाएगी. एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट नाउ. जिसको नॉलेज नहीं है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहा है, लेकिन वो मार्केट में पैसा आ रहा है. जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एज वेल एज टेक्निकली भी साउंड चल रही है इस वक्त, तो आप उसमें एंट्री कर. तो आपकी यू कैन से 100 में से सिर्फ 2% आपके चांसेस रह जाएंगे लॉस के. ओह, नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शो पे जिसका नाम है द गरिमा कौशल शो. इस शो पे कोशिश होती है हमारी कि हम ऐसे गेस्ट लेकर आएं जो कि रियल टाइम हीरोज़ हैं अपनी अपनी फील्ड के. उनकी स्टोरीज़ जिनको सुन के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप अपनी लाइफ में उन एरियाज़ में ऐसा काम करेंगे जिनसे आप अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे. ऐसे ही आज की एक हमारी स्पेशल गेस्ट हैं जिनके बारे में अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं वो ये है कि शी हैज़ ब्रोकन अ लॉट ऑफ बैरियर्स with her wisdom, knowledge and clarity of thoughts. She is one of the most profound SEBI registered research analyst. And moreover बहुत सालों का एक्सपीरियंस कैरी करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ में स्टॉक मार्केट को अपना दोस्त बनाया और स्टॉक मार्केट में उन्होंने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करी. और आज वो अपनी इस एक्सपर्टीज से और अपने इस स्किल से बहुत लोगों को नॉलेज इम्पार्ट कर रही हैं. एंड शी रन्स अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड एज wealthmagnet.co.in. Let's meet the woman herself, and she is Miss Neha Gupta. Welcome Neha ji to the show. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. It's a pleasure for us. आज इनसे सुनेंगे कि कैसे इनकी लाइफ में स्टॉक इनके दोस्त बने, क्यों इन्होंने ये फील्ड चुनी, और आज हम यूथ और प्रॉबेबली जिन लोगों के पास एक थोड़ा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, कैसे हम अपने आप को और वेल्दी बना सकते हैं. सो नेहा जी, थोड़ा सा मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि मैं बहुत रेयर फाइंड करती हूँ ये अपने सर्कल में या अपनी फाइनेंस की इस इंडस्ट्री में विमेन हु आर गाइडिंग स्टॉक्स टू पीपल. डू यू अग्री टू इट? या आई टोटली एग्री बिकॉज हम अपनी फील्ड में भी अपने इवेंट्स में जाते हैं, कहीं भी देखते हैं तो मोस्टली 1 या 2 लेडीज़ आर देयर या गर्ल्स आर देयर, मोस्टली आर मेन. मोस्टली आर मैन. Yeah. यस. तो कैसे आपने अपने आप को स्टॉक मार्केट के साथ अटैच किया और कैसे आपने ये फील्ड चुनी, कुछ इस बारे में प्लीज़ बताएंगे? इट्स ऑल अबाउट द एजुकेशन बेसिकली. आप एक तो किस एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हो उस पर बहुत मैटर करता है, एंड कहाँ से आ रहे हो, फैमिली का भी बहुत इफेक्ट आता है. सो आई वॉज इन टू फाइनेंस. मेरी एजुकेशन मास्टर्स इन कॉमर्स है एज वेल एज आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. सो वहीं से एक स्टार्टिंग होती है आपकी, बैकग्राउंड जो फाउंडेशन होती है आपकी वहीं से स्टार्ट होती है. Yes. तो वहीं से स्टार्ट होते होते देखो फैमिली में कभी नहीं मतलब बीच में किसी ने भी टोका टाकी नहीं करी. ऑब्वियसली आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस. बट हाँ, बहुत बैरियर्स बहुत है अपनी सोसाइटी में, बिकॉज हर बार हर कोई कह देता है ठीक है पैसे संभाल लें, पापा संभाल लेंगे, थोड़े से बड़े होते हो अच्छा हस्बैंड संभाल लेंगे. बट जब तक आप अपने आप से कॉन्फिडेंटली अपने आप से नहीं लेते हो चीज़ें अपने हाथ में, तब तक आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे. और अब हर वुमेन को मैं कहती हूँ अपने आप से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन आई सी women of the house taking charge of money and managing so well. Do you agree to this thought of mine कि women can actually be a very good financial manager of her house, of her family,
of our companies? ऑब्वियसली यस। आप देखो घर को हमेशा लेडीज ही संभालती Yes. आ रही है और कितने अच्छे से संभाला हुआ है। Right. वो छोटे लेवल की प्लानिंग है, हम बड़े लेवल की थोड़ी सी कर रहे हैं, बस यही तो फ़र्क है। Exactly. लेकिन जितना अच्छे से आप आज किसी को घर संभालने के लिए मेल को दे दो, वो नहीं संभाल पाएंगे जितना अच्छा फीमेल संभालती है। Yes. दैट इज़ अ ट्रुथ। Yes, absolutely. सो एक फीमेल का ना इंटरनली एक नेचर ही ऐसा है, दैट इज़ पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एंड ये तीनों क्वालिटीज़ आपको इन्वेस्टिंग में चाहिए। तो आप ये Wealth कहना creation चाहती में है कि चाहिए। फीमेल्स की जो नरिशमेंट और कंडीशनिंग थ्रू द अपब्रिंगिंग होती है वो स्टॉक मार्केट के लिए घर से ही प्रिपेयर हो रही होती है. बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये उनका इनहेरिटेड ही उनके फीचर्स है ना ये। Yes, yes. सो आपको तीनों चीज़ें वो मिल गई तो ऑब्वियसली तो इन्वेस्टिंग में आप वेल्थ क्रिएशन आराम से कर सकते हैं। एक तो रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ है ना, मेल्स का एक होता है कि चल रिस्क ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। फीमेल्स एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, रिस्क वो भी लेते हैं लेकिन कैलकुलेटेड होता है, अच्छा मेरा लॉस होगा तो इतना होगा, हाँ, तो वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एग्री. सो इसी डायरेक्शन को आगे लेके जाते हुए आपने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये सारे फैक्टर्स चाहिए एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहने के लिए. तो आपने जब अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी इन द स्टॉक्स तो आई एम श्योर बहुत लर्निंग फेज रहा होगा और ओवर द ईयर्स आपने ये फील्ड को चूज़ किया होगा. वाई डिड नॉट यू चूज़ टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड CA and rather becoming a RA, registered analyst? रीज़न बिहाइंड व्हेन आई वाज डूइंग स्टार्टेड अकाउंटेंसी, तो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टैक्स है, लेकिन मुझे नंबर्स में खेलने में मज़ा आ रहा था, टैक्स में नहीं आ रहा था। Okay. सो आई वाज लाइक कि मुझे पैसे को पैसा कमाना है, पैसे से पैसा कमाना है, रादर देन मेकिंग कैलकुलेशंस फॉर द टैक्स। तो उसी में मेरा डिसाइड हो गया था कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है जिसमें आई हैव टू प्ले विद द स्टॉक्स, Dynamics. डायनामिक्स। Yes, so you were not carried away with the basic work job जिसमें रोज बैठ के taxation और फाइल स्टडी करनी है. You wanted to bring a change in your Bring a life. ch- yes, Yes, so very you true. so that truly resonates your personality. आप एक गुप्ता फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पैसा पैसे को अट्रैक्ट वैसे ही कर लेता है. एंड आई ट्रूली बिलीव कि ठीक है, देयर इज़ नो हार्म इन कॉलिंग पीपल इन द मार्केट में से कि नाम सुन के कहते हैं ना कि यार ये बहुत पैसे वाले होंगे. होने वाली बात तो है क्योंकि दैट इनहेरिट्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स. यस यस यस। सेविंग्स आई एम श्योर आपकी फैमिली में इनकॉर्पोरेटेड होगी फ्रॉम द बिगिनिंग. सी मैंने आपको बोला जैसे फीमेल्स में एक 3 फीचर्स अपने ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड होते हैं, ऐसी गुप्ता फैमिलीज़ में ये है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको ये कह सकती हूँ, मुझे वो एज अ फीमेल भी कुछ चीज़ें इनहेरिटेड मिली, कुछ फैमिली से बहुत इनहेरिटेड मिली कि हाँ, ये नहीं कि आज तुम्हारे पास पैसा है यूँ उड़ा दो, नहीं, हम कर ही नहीं सकते। आज मेरे पास जितने भी मर्जी पैसे हों, मैं नहीं उड़ा पाती हूँ। That is why I said she is working with the wisdom. You are wise enough to spend your money. या दैट बिकॉज मुझे अगर कोई इन्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मैंने आज कोई 1 लाख की कोई चीज़ ली है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये फ़ोन भी लिया है अगर, तो मुझे इसका ROI निकलता हुआ नज़र आ रहा है, दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड। So every spend you do, you plan it या and you see the outcome of it. यस, वेरी ट्रू। Right. थोड़ी थोड़ी टिप्स साथ साथ में लेते रहना क्योंकि एक टिप्स जेन्युइनली कोई बताता नहीं है अपने बारे में. So okay, so you decided to get into आपके CA की while in the articleship and all that you found out your love for finance यस and finance management and then you chose. तो आपने जस्ट रिफ्रेन होके क्यों नहीं रह गए स्टॉक मार्केट में? सेबी में रजिस्टर होने का मन कैसे किया आपका? when I was doing for the stocks, then I realized कि SEBI is getting strict. So why not get my certification? When I have the experience also, when I have the knowledge as well, so why not to go get certified? So मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी से भी स्टॉक्स के बारे में बात करने में. We have the compliances, we follow those compliances, but I can directly I can say I can directly suggest कर सकते हो किसी को भी stocks, Advice कर right? सकते हो. Advice दे सकते So हैं. you तो are इसलिए- certified and licensed to give any stock advisory. Yes, yes, yes. तो आई डोंट नो, मतलब दिस यूनिवर्स इज़ क्वाइट अ बिग यूनिवर्स जहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. आई थिंक बहुत कम सेबी रजिस्टर्ड RAs हैं इंडिया में. Yes. अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग वेल्थ क्रिएशन फॉर देयर ओन. Very true. अपनी स्टॉक मेंटेन करते हैं, अपनी बाइंग, ट्रेडिंग एंड ऑल सब करके, एंड प्रोबेबली वो टिप्स वगैरह, एडवाइस वगैरह नहीं करते हैं. तो आपने बीइंग काइंड हार्टेड, जेनरस होके क्या सोचा कि मैं और लोगों को भी सिखाऊं?
इसका ये रीज़न है, देखो 1200 या 1500 टोटल 1500 RAs हैं Yes, फुल ऑल ओवर yes. इंडिया. सो जो हम खुद कर सकते हैं तो क्यों ना गाइडेंस करके खुद की भी अर्निंग करें और खुद सबको सिखाएं भी. बहुत लोग नहीं हैं जिनको पता ही नहीं है कैसे मेन फ्रेमवर्क क्या है, हाउ टू डील विद द स्टॉक्स. मेन एक फ्रेमवर्क डेवलप करना है, राइट. कुछ जो सीखना चाहते हैं उनके लिए फ्रेमवर्क है, जो नहीं सीखना चाहते उनके लिए हमारी एडवाइजरी है. तो बोथ द काइंड ऑफ ऑडियंस यू हैव टू Yeah. cater, तो आपके पास सॉल्यूशंस हैं. Solutions है. I means we advise also, we taught them also. अच्छा, so if somebody wants to contact you, उनका क्या mindset होना चाहिए जो आप उन do you filter out your choices या आपके पास जो भी आएगा आप उन्हें वेलकम करते हो? I filter out. बेसिकली हमारे ये रहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है तो उनके लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम फिल्टर आउट करते हैं. और कुछ होते हैं जो स्विंग ट्रेड्स करना चाह रहे हैं कि हाँ फॉर द शॉर्ट टर्म दे वांट टू अर्न इन 1 month और 2 months. सो उनके लिए हम अलग से हमारे प्लान्स रहते हैं, चीज़ें सिखाई जाती हैं. और लर्निंग का बेसिकली रहता है, हम फोकस करते हैं जो लर्निंग पे फोकस करते हैं ना वो क्लाइंट्स हमारे हों. क्योंकि जो ऐसे होंगे कि हाँ क्विक मनी, तो वो तो भाई नहीं हो सकता, अवॉइड करते हैं. तो आप कैसे प्रोग्राम्स रन करते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे प्लीज़. हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें हम स्विंग के ट्रेड्स भी देते हैं एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के भी ट्रेड्स देते हैं. जो जिसमें फिजिबल है, जो करना चाहता है हमारी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकता है और हमारे प्लान्स ले सकता है. ओके, एंड यू हैव अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग विद यू. यस वेरी ट्रू. वंडरफुल. सो आप एक तरह से यू आर रनिंग अ ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट. यस, एंड जैसे जिसकी कैपेबिलिटीज हो वो अकॉर्डिंगली टू द कोर्सेज कर सकता है. ट्रेनिंग एंड लर्निंग एज वेल एज एडवाइजरी. एडवाइजरी इज मेन business is of mine is advisory एडवाइजरी. ओके, सो and learning also if anyone wants to learn. इन एडवाइजरी बिकॉज आई कैन कोरिलेट विद इट, आपने एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. अ क्लाइंट अप्रोच्ड यू एंड उनको आप पे काफ़ी ट्रस्ट है और आपने उनको कुछ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के दिया और उन्होंने आपसे समझ के वो ले भी लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर ली. बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट हैज़ डिफरेंट साइकिल्स Yes, very और true. थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइम आया मार्केट का एंड द मनी द क्लाइंट इज़ वॉचिंग इट गोइंग डाउन रेगुलरली. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स क्या उस टाइम पे क्लाइंट के साथ अटैच रहते हैं कि वो क्लाइंट इम्पल्सिव सेलिंग ना करे और वो इन्वेस्टेड रहे? बिकॉज यू बीइंग अ एक्सपर्ट आपको तो शायद ये पता है कि ये टेम्पररी फेज है एंड द स्टॉक विल रिवाइव, बट एट द सेम टाइम क्लाइंट जो है वो तो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है. बिल्कुल. आई एम श्योर आपकी स्माइल ये बता रही है कि ये केसेस आपके साथ बहुत होते हैं. और ये इस 1 year में तो बहुत हुए हैं. Yes, we are living in the era of that same phase. Same phase. Last 1 year has been a very flat market. Flat market, yeah. तो 1 साल तक उन लोगों को जिनको 1 साल पहले आपने जो ट्रेड्स दिलवाए थे रोक के रखना कितना मुश्किल होता है. सी हमारा ना इसमें एक तरीका रहता है, जब हमें पता चल गया था थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है एज वी आर इनटू दिस डेली कि अब मार्केट इज ओवर वैल्यूड. Yes. दैट टाइम द मार्केट इज़ ओवर वैल्यूड. 2024 में जब ये नवंबर दिसंबर ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, तो हमने उस चीज़ को, एक हमारा टेक्निकल सेटअप रहता है, एक फंडामेंटल सेटअप रहता है, तो उस पर काटना होता है. दैट मीन्स सौदा काटना है, दैट मीन्स हाँ, हमें बिल्कुल, बिल्कुल. एग्जिट करना है स्टॉक से. तो हमारे वो लेवल्स रहते हैं, वो हम लेवल से उनको स्टॉप लॉसेस पहले से ही लगवा देते हैं Okay. कि इससे लेवल से नीचे आएगा तो आपको निकलना है. और कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें हमें लगता है नहीं अभी नहीं है, सो हम उसको फेड करवाते हैं, क्योंकि हमारा एक 30 वीकली EMA का हम सपोर्ट लेकर चलते हैं. अगर उसके नीचे सपोर्ट से नीचे आ रहा है तो हम एग्जिट करवा देते हैं, अदरवाइज उसको चलने देते हैं. और कुछ हमारे फंडामेंटल ट्रिगर्स भी रहते हैं दैट ये कंपनी जो है ओवर वैल्यूड हो चुकी है, पी की वैल्यूएशन इसकी हाई हो चुकी है, तो यहाँ से हमें एग्जिट करना है. जैसे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एक कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, वर्किंग वेरी हार्ड, प्रमोटर्स आर आल्सो गुड, बट उसकी वैल्यूएशंस इतनी हाई हो चुकी थी एंड न्यूज़ चैनल्स पे क्या हर जगह क्या ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये वाला. नो डाउट कंपनी इज़ वेरी गुड, बट उसकी वैल्यूएशंस इज़ वेरी हाई, तो यू हैव टू चेक द वैल्यूएशंस एज वेल. तो वो सब चीज़ें आप टेक्निकलिटीज़ पे बहुत गाइड करते हो. आपको ये माइक लेना है, 100 रुपये का माइक, आप 500 का तो नहीं लोगे ना. बिल्कुल सही बात है. तो वो चीज़ आपको चेक करनी है. यही चीज़ अगर 100 रुपये पे आएगी या 200 रुपये आएगी तब आपको लेना है. Okay, so that is how you are hedging the portfolios of the clients and giving them a right advice कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है. So that is what an advisor works for a Yes. client, which is like great because I'm sure बहुत स्टोरीज सुनी हैं कि लोगों ने अपने पैसे बहुत ख़त्म होते हुए देखे हैं स्टॉक मार्केट में और बहुत वेल्थ बनते हुए भी देखी है. एक
छोटा सा आइडिया देंगे कि लाइक एवरेज में इन इंडिया, इफ वी मे से इट इज़ अ यंग पॉपुलेटेड कंट्री, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन स्टॉक ट्रेडिंग? और ऐसा मैंने सुना है कि बहुत शॉर्ट लाइफ है लोगों की, बहुत आते हैं एक्साइटमेंट में और बहुत जल्दी चले भी जाते हैं. इज इट ट्रू? दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज क्या होता है ना, अब जैसे आप देखोगे 1 ईयर पहले 2022-23 में ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं स्टॉक मार्केट से सब कुछ कमाना है हमें. सब लोगों ने एक्टिव इनकम्स बंद कर दी, जॉब छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दी कि हाँ इससे तो इतना पैसा बनता है. तो इस चक्कर में लोगों ने जॉब्स छोड़ दी. अब 2024 आया, 24 एंड 25 अब कोई दिख ही नहीं रहा. आप सोशल मीडिया पे भी देखो कि इतनी बातें नहीं हो रही होंगी स्टॉक मार्केट की. सब भाग गए. वो कहते हैं ना, एक कहावत है, उड़ते हुए मेंढक आए और उठ के निकल गए. वो चीज़ें होती हैं. तो कि क्यों हो रही हैं वो चीज़ें? बिकॉज उनकी शॉर्ट लाइफ, जैसे ही थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आया, थोड़ी सी बियर मार्केट आई, वो निकल, क्योंकि उन्होंने लॉजिक से नहीं करा. ये सारा था लक बेस्ड. जो कोविड के बाद इन्वेस्टर्स आए 2022 के बाद, 20 के बाद जो भी इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने सिर्फ मार्केट को चढ़ते हुए देखा है. बट कहीं ना कहीं कोविड का जो डाउनफॉल था और जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन 50-60% तक नीचे गई थी, वो ड्रॉ डाउन रीज़न नहीं था क्या 21-22 के राइज का? वही रीज़न था ना, एक बार तो वही रीज़न था. तो सबने नीचे के लेवल्स पे, निफ्टी जब बिल्कुल ही लो प्राइस थी तब उन्होंने एंट्री बना ली. अब जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई, तो जब निफ्टी 7,000 चली गई थी, और वो 7,000 से निफ्टी ने 25,000 का सफ़र करा, तो मार्केट ये थोड़ा 25,000 से सीधा लाख पहुंच जाएगी या 40,000 पहुंच जाएगी, कहीं तो रुकेगी. तो वो रुकने, जहाँ वो रुकती है मार्केट, जब रुकती है तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है. वो कहते हैं भाई अब तो मुझे बस चलते ही जाना था. ऐसे नहीं होता है. मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, एक मार्केट का स्ट्रक्चर है. ऊपर जाएगी, हायर हाइज बनाएगी, देन लोज भी बनाएगी. दैट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाइज हायर लोज. सो आपको उस, जब वो हायर लोज बनते हैं उसमें कोई टिकता नहीं है. एग्जैक्टली. वो उसमें चले जाते हैं, वो क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है. बेसिकली जो समझ के करेगा, आप कोई भी चीज़ करो, स्विमिंग करो, आपको आती ही नहीं और जाओगे तो डूबोगे ही ना. बिल्कुल सही बात है. और अगर आपने सीख के करी है तो आपको ये तो कुछ नहीं है. और आज के टाइम पे तो आई बिलीव इतना लर्निंग मिल रहा है, इतनी अवेलेबिलिटी है नॉलेज की हर जगह आपके पास. तो अगर सो लाइक जस्ट आंसर ऑन दिस नोट कि इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक इज अ स्किल और इज इट अ माइंडसेट? Investing in the stock market is the both thing. Skill is 20% and 80% is the mindset. माइंडसेट. स्किल्स, चार्ट्स पढ़ने तो सबको आ जाते हैं, पढ़ते हैं सब, क्योंकि सब कुछ रेडिली अवेलेबल है. लेकिन वो माइंडसेट डेवलप करने में टाइम लगता है कि हाँ ठीक है, अब हमें रुकना है, ब्रेकआउट आ गया है, रीटेस्ट मार लिया है, ठीक है, हमें एग्जैक्ट एंट्री लेवल पे लेना है. और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने देखा है ना, एंट्री लेनी सबको आती है, एग्जिट लेना किसी को नहीं आता. एग्जैक्टली. यस. बिकॉज एग्जिट का भी एक फ्रेमवर्क होता है कि वो अब फंडामेंटल ट्रिगर्स होते हैं कि अब लेवल्स आ चुके हैं कि अब ये मार्केट बहुत चल चुकी है, अब रुकेगी. वो जज करना, वो एनालाइज करना, एज वेल एज कंपनी जो है ओवर वैल्यूड हो चुकी है. और कुछ ये तो हमारे फंडामेंटल ट्रिगर्स हो गए. कुछ होते हैं टेक्निकल ट्रिगर्स, जहाँ पे हम लगाते हैं कि ये मूविंग एवरेजेस हैं, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया इसने, तो हमें एग्जिट कर लेना है. तो वो जो फ्रेमवर्क है ना, वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई स्टॉक मार्केट में स्किल्स डेवलप करो एज वेल एज द माइंडसेट. माइंडसेट. कि हाँ ठीक है, अगर आपने कोई स्टॉक लिया, फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं, रेट गेन करके एक स्टॉक है, हमने वो स्टॉक लिया फॉर एन एग्जांपल. आपने उसके कंपनी के बारे में पढ़ा, आपने जाना कि किस कंपनी पे काम क्या हो रहा है, प्रमोटर्स कितना वर्क कर रहे हैं, आपको कन्विक्शन आया. आपने पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ न्यूज़ पे देखते हुए या फिर आपने किसी की वीडियो देख ली और आपने इन्वेस्ट कर दिया. आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको कन्विक्शन नहीं आया ना. सो वो जैसे ही 100 रुपये नीचे आएगा तो कमेंट आएगा, ये मैम ने ये स्टॉक बताया था, ये या इन फलाने ने ये स्टॉक बताया था एंड इट इज़ गोइंग डाउन, राइट. लेकिन अगर यही चीज़ आपने कन्विक्शन से करी होती तो आप स्टे करते. वो एक ये हो सकता है ना, आपने जब एंट्री ली 100, वो आया 80 पे और 80 से उसको ऊपर चलना. एग्जैक्टली. आई थिंक वो एक प्रोजेक्ट होंगे कोई उनके पास, या कोई उनके डिलीवरेबल्स होंगे, प्रोडक्शन चल रही होगी जिसका आउटपुट आने में 6 महीने 6 महीने साल हो. आपने वो रिजल्ट आने तक का वेट नहीं किया और इम्पल्सिव होके सेल कर दिया. 100 से 80 की जर्नी में आपने सेल कर दिया, जबकि वो 80 से कब 150 पहुंचा पता नहीं वो चला. नहीं पता चला. एंड यू मिस द रैली.
दैट्स आई बिलीव यस, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं बहुत कॉमनली बहुत लोगों से सुनती हूँ कि मैंने जब से जिस स्टॉक को पकड़ा वो नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने बेचा वो चल पड़ा। ये इतना कॉमन है ना। और एवरी सेकंड पर्सन कम्स एंड से टू मी कि स्टॉक में इन्वेस्ट करवा दो, स्टॉक में इन्वेस्ट करा दो। ऑनेस्टली मैं स्टॉक की एडवाइजरी ना हिम्मत ही नहीं कर पाई लेने की, क्योंकि इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. या यू हैव टू स्टडी हार्ड. We have to study hard, and moreover you have to be patient with client, with Yes. their acceptance. And client 1 मिनट लगा के आपको ये कह देगा कि आपकी वजह से मेरे पैसे का नुकसान हुआ है. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन. आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स अब जिनको मेरे साथ 6 months 1 year हो चुका है ना, दे नो ठीक है मैम ने दिलवाया है, दैट्स फाइन, ये आगे चलेगा, अभी रुकना है, ठीक है. वो इम्पेशेंट नहीं होते हैं. जो पेशेंस जिनमें नहीं होती ना, एक तो वो कुछ तो आते ही नहीं है. अगर आते हैं तो महीना 2 महीने में या तो निकल जाएंगे पता वो चल जाता है क्लाइंट्स, आपको. वो खुद ही निकल जाएंगे. और जो टिकता है वो फिर सालों साल टिकता बिकॉज है. उन्होंने ना हमारे साथ अप्स एंड डाउन सारे देख लिए. अब लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स में जो आपके दोस्त बना रहता है वही आपका असली दोस्त होता है ना. ऐसे ही क्लाइंट्स के साथ है, जो अप्स एंड डाउन्स मार्केट्स में आते हैं वो तो आएंगे ही. सो उसमें भी जो टिका हुआ है वो ऑब्वियसली आपके साथ रहता है. ग्रेट ग्रेट. आपने अभी बात करी एग्जिट की, एंड येस आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एग्जिट प्लान ऑफ अ स्टॉक. बिकॉज बहुत सारे लोग जिनके बारे में मैंने सुना कि किसी ने एक टाइम पे इतने का, टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो 150-200 रुपये से बहुत लोगों को मैं सुनती आ रही हूँ लेते हुए आज 450-500 रुपये पे ट्रेड करते हुए भी हमने देखा है. तो किसी के पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है. हमें अभी तो ठीक है ईवी वगैरह के उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल और ऑप्शंस निकाल दिए हैं, बट कौन सा सही टाइम होता है कि वो स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए? जब आपको पता चल जाए उसकी वैल्यूशंस हाई हो चुकी है. उसके दो ही का हम एक ट्रिगर्स ले सकते हैं. एक तो उसकी वैल्यूशंस क्या है, आपको वैल्यूशंस चेक करनी है, बेसिक बता रही हूँ मैं आपको. एंड द सेकंड वन इज़ आपकी मूविंग एवरेजेस से नीचे आ रहा है. कोई इसको 20 वीकली में भी लेता है, कोई 30 वीकली में. थोड़ा प्रिसाइजली हम 30 वीकली में लेते हैं. उसके नीचे आ रहा है तो हम एग्जिट कर देते हैं. एग्जिट करा देते हो. तो दैट इज़ द मेन. आपको फ्रेमवर्क डेवलप करना है. अब ज़रूरी नहीं 30 वीकली में आया तो 100% निकलना ही निकलना है. आप उसमें फिर ये देखोगे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आई है. ओके. कि उसमें आगे मतलब कि आगे स्कोप है या नहीं है, ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही, ऑर्डर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे. ये सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल हैं हमारे पास. सारे ही screener.in है, अपने पास स्टॉकेज करके है, बहुत सारे अपने पास टूल्स हैं जहाँ से आप जज कर सकते हो. मतलब इफ़ देयर इज़ अ फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ तो यू शुड इवैल्यूएट बिफोर एग्जिटिंग अ स्टॉक. यस. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्टॉक बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन यू शुड इवैल्यूएट. एंड अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो आप एग्जिट कर सकते हो. देयर इज़ नो पॉइंट वेटिंग इट अंटिल अ लॉन्गर टाइम. ये तो सबसे पहले मैंने जब से ज़्यादा सुना बायसनेस जो हो जाती है. आज मैंने 600 पे लिया था कोई स्टॉक, नीचे चला गया 400, लेकिन 600 पे आएगा तभी बेचूंगा. हाँ. ये होता है हर बार. Yes. लेकिन आपको नहीं पता वो 400 का 200 भी हो सकता है. हाँ. अगर कंपनी ग्रोथ में नहीं है, कंपनी के पास वर्क नहीं है, अगर प्रोमोटर्स ही अच्छे नहीं है तो वो जा सकता है. तो 400 से 200 भी जाएगा. तो आप 400 से 200 का क्यों वेट कर रहे हो? सो दैट मेक्स मी रियलाइज हाइपोथेटिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज मेरे डीमैट अकाउंट में आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 15 स्टॉक्स. और वो मेरा पिछले 5 साल से एक्यूमुलेट होते हुए आ रहा है. और थैंकफुली लास्ट 5 years हैव बीन अ वेरी रिटर्निंग फेज. तो बहुत अच्छा रिटर्न्स आ रहा है मुझे. तो आप क्या एडवाइस करेंगी मुझे कि मुझे उन 15 स्टॉक्स को किन पैरामीटर्स पे रेगुलरली इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कि मैं उन्हें कंटिन्यू करूं या उनको कुछ को एग्जिट करूं या कुछ में और बाय करूं? हाउ विल यू सजेस्ट मी ऑन दैट? सबसे पहले आप देखेंगे उसकी पैड ग्रोथ कितनी आ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ. ओके. आप फिर उसमें देखेंगे रिवेन्यू ग्रोथ कितनी आ रही है. ओके. ये हर 3 months के बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं. अगर वो ग्रोइंग स्टेज पर है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो. और साथ में वैल्यूएशंस देखनी है आपको. ये 3 चीज़ें तो ज़रूरी देखनी है. पी वैल्यूएशंस आप कैसे देख सकते हो? प्राइस अर्निंग रेशियो से, पी रेशियो से. पी रेशियो अगर आपकी 50 से नीचे चल रही है तो इट्स लाइक मतलब आपकी अंडर प्राइस्ड है. तो आप उसको होल्ड कर सकते हो. दैट्स वन ऑफ द इंडिकेटर्स. इट्स वन ऑफ द पैरामीटर यू कैन से. ओके. इंडिकेटर्स लाइक इंडिकेटर्स फॉर टेक्निकली आप देख सकते हैं 30 वीकली में. ओके. तो आप देख सकते हो इस कंपनी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है या नहीं है. रिलेटिव स्ट्रेंथ एक इंडिकेटर होता है. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आपके नीचे ही जा रही है, 0 से नीचे जा रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट RSI, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ. मतलब इस कंपनी में निफ्टी के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रेंथ है. अगर वो पॉजिटिव है
तो ऑटोमेटिकली निफ्टी को ये आउट परफॉर्म करेगा। तो आपको ये 2-3 पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर कर आपको एग्जिट भी और एंट्री प्लान करनी है। And how frequently I should review my portfolio? आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, Every 3 months. And basis, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स every quarter a company gives its results. इट गिव्स इट्स रिजल्ट्स एज वेल एज मैनेजमेंट कमेंट्री ऑल्सो। ये कहाँ मिलता है डेटा सारा? सारा screener.in पे आपको सारा बस डेटा आप मिल स्टॉक का जाएगा। नाम डालो, आपको उसकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल आ जाएगी, मतलब कि आप कह लो A to Z मिल जाएगा आपको उसमें। अच्छा। एज वेल एज उसमें आपको कॉन कॉल्स भी मिल जाएंगी कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है, 4-5 पेजेस की आप उसको पढ़ो, आपको Okay. आइडिया लग जाएगा मैनेजमेंट कर क्या रही है, आगे इसकी कैपेक्स प्लान्स हैं या नहीं है। अगर कोई कंपनी कैपेक्स प्लान्स कर रही है तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, कुछ ना कुछ नया प्लांट लगा रही है। आप अपने हर चीज़ को ऐसे एनालाइज करो जैसे कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो। अगर आप कंपनी ने कोई न्यू एक्विजिशंस करी हैं, कि मतलब कि कोई और कंपनी को एक्वायर कर लिया है, कोई नया प्लांट लगाया है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी ग्रोथ। ग्रोथ साइड, यस। तो आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। ऑर्डर्स हैं उनके पास, उन्हें Orders प्रोडक्शन हैं। बढ़ानी है, गेट इट। पाइपलाइन में है ऑर्डर्स या नहीं है, एक्सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, क्लाइंटेज कैसी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना उसके लिए। पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते ना, आप बिना पढ़े आप कहो कि मैं पैसे कमा लूँ। नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल साइंस इफ आई मे बिलीव। और अगर आपके पास दिन में आधा घंटा है, हाँ। तो आप आधा घंटे की एक हैबिट डेवलप कर लेंगे कि आप अपने स्टॉक्स को थोड़ा सा रिव्यू करते रहें टाइम एंड अगेन, और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते रहें, तो आई थिंक यू कैन मेक फॉर्च्यून्स। Obviously, yes. And you have 15-20 stocks. आपको पोर्टफोलियो में 25 से 30 से ऊपर रखने भी नहीं चाहिए। नहीं रखने चाहिए। तो 25 to 30 स्टॉक्स इफ़ यू हैव, तो आप 25 स्टॉक्स को आप एनालाइज करना वेरी इजी। आप अलर्ट्स लगाओ, गूगल पे अलर्ट्स लगा दो या मनी कंट्रोल पे अलर्ट लगा दो, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो आपके पास आ जाएगी, मेल पर आ जाएगी, अलर्ट आ जाएगा। देन यू Okay. कैन डिसाइड योरसेल्फ ओह वंडरफुल। कि आपने मैनेजमेंट ने इस बार क्या कहा है, मैनेजमेंट ने कौन सी कंपनी में इसमें बल्क डील कौन सी हुई है। अगर कोई बल्क डील हो रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ हो रहा है। यस। प्रमोटर्स ने बाइंग करी, अगर प्रमोटर्स सेल करके जा रहे हैं तो आपका एग्जिट का टाइम अलार्म अलार्मिंग है है ये, कि जब जिसने कंपनी खड़ी करी और वही एग्जिट कर रहे वही हैं। एग्जिट कर रहा है। मतलब कि मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, एक धंधे वाली बात बोलूँ तो बिजनेस जिसको समझ में आ रहा है, सारा खेल है आपको बिजनेस समझना, बिजनेस माइंडसेट रखना। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आप जज कर लोगे आराम से। आप इस तरीके से सोचो कि आप अगर अपना बिजनेस करो तो ये चीज़ें हो रही है तो आगे ग्रोथ की तरफ जा रही है ऑब्वियसली। अगर ये ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे तो मुझे एग्जिट करना है। अग्रीड अग्रीड। हाउ सिंपल शी हैज़ मेड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं या आप कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो किन किन पैरामीटर्स पे आप उन्हें इवैल्यूएट कर सकते हैं, और क्या वो आपके लिए राइट फिट हैं या नहीं हैं। आगे अब मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है आपसे ये जानने के लिए कि हैंड पिक्ड स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो में सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। इज़ इट अ सेक्टर बेस्ड, इज़ इट अ वैल्यूएशन बेस्ड, क्योंकि लार्ज कैप ब्लू चिप स्कीम्स जो होती हैं दे आर स्टेबल, वो उन लोगों के लिए अच्छी हैं जिनका माइंडसेट थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, या स्मॉल कैप और मिड कैप को आप प्रमोट करते हो तो आप थोड़ा ABC फॉर एग्जांपल वी हैव 3 different set of investors. A is conservative, B is moderately aggressive and C is very aggressive. और तीनों के पास आज 10-10 लाख रुपए हैं, तो इन तीनों के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे, एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी अगर गाइड करेंगे। सी कंजर्वेटिव है तो आपको 50% तो यू दैट पर्सन शुड गो फॉर दी लार्ज कैप्स ओके। and 50% for the mid caps, because small cap is very volatile. See, small caps is like, I personally invest in small caps because small caps आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन जैसे अभी फॉल आया तो these stocks are 50-60% down because they had given a 3x 4x story also. So 4x के बाद वो 50% डाउन हर कोई हैंडल नहीं कर पाता नहीं है। कर सकता है। सो वो हैंडल जो नहीं कर सकता तो उन्हें नहीं जाना चाहिए ऑब्वियसली स्मॉल कैप्स में। द कंजर्वेटिव 1% शुड गो फॉर द 50-50 लार्ज एंड मिड, ओके। एंड एग्रेसिव शुड बी 60% फॉर द स्मॉल कैप्स एंड फॉर द यंग पीपल, यंग जिनके पास टाइम लाइन भी है। टाइमलाइन भी है। 60% फॉर द स्मॉल कैप्स, 20% फॉर द मिड कैप्स एंड 20% फॉर द लार्ज कैप्स, एंड मॉडरेट्स को तो फिर 30-30 रखना चाहिए। और अब तो सेबी ने कैटेगराइज कर दिया है इतना आसान, तो निफ्टी में बहुत इजीली पता चल जाता है कि टॉप कंपनीज कौन सी हैं, दोज आर ब्लू चिप, एंड देन
बहुत इजी हो गया ये चीज़। एवरीथिंग इज अवेलेबल. सबसे बड़ी बात, पब्लिकली एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर गूगल एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. बस द पर्सन शुड बी knowledgeable, should have the focus of learning, focus of study. एंड कैसे आप इसको रेकमेंड करेंगे कि आपने स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया, आपने टाइमली उसे रिव्यू भी करना शुरू कर दिया, एंड कोई किसी को एक अच्छी स्किल आ भी गई कि एक अच्छा प्रॉफिट आ गया, उस पैसे को हमने निकाल के विड्रॉ भी कर लिया, अपने पास रखा है, तो क्या सही समय का वेट करना चाहिए री इन्वेस्ट करने का, या हाथ के हाथ प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? नहीं, सही टाइम का भी वेट करना चाहिए, बिकॉज टाइम, मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है, नो डाउट. टाइमिंग इज द मार्केट इज इम्पॉसिबल. बट हाँ, जब आपको पता चल गया था, अभी हम लोगों का, हमने अपनी वीडियोस के थ्रू भी डिस्कस करा था ये चीज़. सो वी सेड, वीडियोस के थ्रू भी डिस्कस करा था ये चीज़ हमने, दैट पी रेशियो निफ्टी की, ओवरऑल मार्केट्स की 22 एक मीडियन पीई है, एंड इट हैज़ कम टू 20. ओके. जब ये 23,800 के पास हमारी टच करी थी निफ्टी, तो हमने बोला था निफ्टी की पी जो है आ चुकी है, अंडर वैल्यूड है. ओके. तो जिसको अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उस लेवल पे कर सकता है. ओके. ये निफ्टी का पी आप बता रहे हैं? हाँ, निफ्टी का पी. ओके. अभी तक हमने स्टॉक्स क्या पूछा, Yes. बात करी, हाँ. निफ्टी का भी पी होता है. Yes. अब हमें ये पता चल गया था इन द 2024 कि हाँ, निफ्टी पी इज नाउ ओवर वैल्यूड, बिकॉज Okay. उसका वो 35, 40, 45 तक पहुंच गया था, उससे ऊपर ही जा रहा था. तो एक लेवल आएगा ऑब्वियसली ना, कहीं तो मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगी या फिर बियर में जाएगी. क्या रीज़न होता है पी बढ़ने का? घटने का तो समझ में आ गया कि विड्रॉल्स, प्रॉफिट बुकिंग, ये सब आई थिंक. नहीं. ओके. सो पीई का बढ़ने का रीज़न होता है प्राइसेस बढ़ गए, ओके, डिमांड कि बढ़ी थी तो. डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ गए. मतलब कि आप पी इज 1 रुपए की अर्निंग्स पे आप कितना प्राइस देने के लिए राजी हो. ओके. ठीक है, आपकी अर्निंग्स इतनी आई नहीं, आप उसके लिए प्राइस ज़्यादा दे रहे हो. ज़्यादा. ओके. तो वो लेवल्स पहुंच गए थे 2024 में, अब वो अंडर प्राइस्ड है. तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो कि आप 1 रुपए की अर्निंग पे 20 रुपए या 10 रुपए देने के लिए राजी हो. तो ऑटोमेटिकली ये 100 रुपए का माइक था, ये मुझे अब 80 रुपए का मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो अब 80 रुपए पे खरीदो. ओके. सो ये इंडिकेशन होती है एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पीई को आप एक रेगुलर बेसिस पे वॉच करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मार्केट एक्सपेंसिव है या चीप है. यस. तो आपने ये बताया कि 2024 में आते आते मार्केट्स गॉट एक्सपेंसिव एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम दी FIIs. बट थैंकफुली इफ आई में से कि जो DI हमारा रिटेल इन्वेस्टर था उसने बहुत सपोर्ट किया इंडियन मार्केट को, और हम बहुत माइनस में नहीं गए, बट हमने एक लेवल को मेंटेन रखा. यस, तो दैट बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स हमारी एक नई ताकत बन चुकी है, यस. जो पहले नहीं हुआ करती हाँ. थी. एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट नाउ. जिसको नॉलेज नहीं है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहा है, लेकिन वो मार्केट में पैसा आ रहा है. जो पहले तिजोरियों में रहता था वो अब मार्केट में पैसा आ रहा है. दैट इज द पावर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स नाउ. पावर ऑफ रिटेल. सो व्हाट डू यू सी फ्रॉम नाउ कि हमारी मार्केट्स यहाँ से कहाँ तक जाती दिख रही हैं हमको, और अब पी क्या चल रहा है राइट अभी इस टाइम पे? FIIs ने तो पैसा निकाल दिया, क्या FIIs ने वापस से लगाना शुरू कर दिया है? थोड़ा थोड़ा अभी प्रॉपर नहीं आया. एक तो ट्रम्प इशू चल रहा है, आई नो, ग्लोबल फैक्टर्स. ग्लोबल फैक्टर्स आर देयर, ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर वीक राइट नाउ. बट हमने अभी तक जो चार्ट्स के एनालिसिस करी है, हमारा जो ये बियर मार्केट और साइडवेज मार्केट है ना, बहुत लंबा नहीं चलता. पहले चलता था बहुत लंबे लंबे, अब चलते हैं मतलब कि 12 to 18 मंथ्स. तो वो हम अराउंड 14 मंथ्स हो चुके हैं. ओके. तो अकॉर्डिंग टू आर एनालिसिस 3-4 मंथ्स का और रहना चाहिए. नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, बट एज पर एनालिसिस मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मंथ्स रहना चाहिए. देन उसके बाद हमें फिर से रैली दिखनी स्टार्ट होनी चाहिए. क्या निफ्टी प्रिडिक्ट कर रहे हो नेक्स्ट हाई आप? नेक्स्ट हाई इज 30,000. एंड नेक्स्ट हाई इज 30,000. बस अभी थोड़ा सा वेट करने का टाइम है, 3-4 मंथ्स. जिसने ये पीरियड में पेशेंस रख ली, जो 1.5 ईयर गया, जिसने वो पेशेंस है, उसी ने वेल्थ क्रिएट करी है. आप देखोगे 2008 में भी क्रैश आया, 2020 में भी आया, 2022 में भी आया. जो क्रैशेस में टिका रहा, उन्होंने तो भाई मोटा पैसा बनाया, वेल्थ बना ली. उन्होंने वेल्थ बनाया. दे हैव क्रिएटेड द वेल्थ फॉर जनरेशंस. यस, For फॉर generations. जनरेशंस.
एंड प्रॉब्ली आपने अभी स्मॉल कैप की बात करी थी, मेरा भी पर्सनल इंक्लिनेशन स्मॉल कैप्स की तरफ काफ़ी रहता है, Okay. क्योंकि हम ऑनेस्टली मुझे नहीं पता आपका, बट मैं तो अगर देखूं तो मैं अपना पोर्टफोलियो 3 महीने क्या 6 महीने कभी खोल भी नहीं पाती हूँ, Okay. बिकॉज आई एम टू ऑक्यूपाइड विद माई क्लाइंट्स एंड गिविंग देम देयर रिक्वायरमेंट्स, उनके पोर्टफोलियोज बनाने में इतने ऑक्यूपाइड रहती हूँ। तो मेरे को आज भी याद है, मैंने कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स लिए थे और लेके मैं भूल गई थी, तो जब मैं खोलती थी वापस से अपना डीमैट अकाउंट और देखती थी कि अरे ये 2 रुपये और गिरा हुआ है, तो मेरे पास उस टाइम पे जितने पैसे होते थे मैं फिर उठा लेती थी। वन फाइन डे करते करते आई रियलाइज मैंने 10,000 स्टॉक्स पकड़ लिए हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के, के। और मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं ऐड ऑन करते करते इतना पोर्टफोलियो बना गई। एंड कैन यू बिलीव, मैंने अभी 2 दिन पहले जब अपना पोर्टफोलियो खोला तो वही 10,000 स्टॉक्स ने मुझे आज मैक्सिमम रिटर्न दी हुई है। मेरे पूरे पोर्टफोलियो का CAGR हैज़ क्रॉस 42% Wow. only because of one stock One in the stock. total 15 stocks. So that is the magic of a small cap Small caps. stock. Thankfully it worked in my favor, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था शायद 3,000 से स्टार्ट किया था, छोटा सा प्राइस था, सिंगल डिजिट का, तो इतना ध्यान नहीं दिया, करते 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 You आज added वो the 2 stocks. डिजिट्स में आ चुका है। Okay. So this is the power of compounding. compounding. And the small cap investing. Yes. Because आप large caps में एक बड़ी कंपनी, एक 10,000 मतलब you can say 1 लाख कैप की कंपनी है, उसको 2 लाख की कैपिटल बनने में टाइम लगेगा। लेकिन जो 10,000 की कैप की कंपनी है वो 20,000 की जल्दी बन जाएगी। तो इसलिए आपका पैसा भी, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट कैप से ही तो आपका पैसा बन रहा है ना, तो अगर मार्केट कैप आपकी छोटी है तो वो डबल आपका जल्दी कर रही है। लार्ज कैप से इतनी जल्दी नहीं कर सकते, बट उसमें आपको पूरी एनालिसिस चाहिए, टाइम स्पेंडिंग चाहिए, आपको एनालिसिस रिजल्ट्स चेक करने चाहिए, कंपनी की ग्रोथ कौन से स्टेज पे है, क्योंकि हर एक बिजनेस की स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। ओके, सो आप ग्रोथ फेज में है तो आप अर्न कर रहे हैं, अगर अब आपने लेके छोड़ दिया, अब आप उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, एक लेवल तो आएगा ना उसको सिक्योरिटी का, तो वहाँ पर आपको एग्जिट भी करना है, नहीं तो वो आए हुए प्रॉफिट्स पे चले जाएंगे। आई नो। Do you also recommend your clients to keep some money in the buffer for the rainy days, या फिर कभी ऐसा टाइम जब लगे कि मार्केट एकदम से गिर रही है, आप लोग को तो आई एम श्योर इंट्रोस्पेक्ट हो जाता होगा मार्केट के आउटलुक का, तो आप उनको बोलते हो कि अपने पास थोड़ा लिक्विड पैसा हमेशा मेंटेन करके रखें? हाँ जी, ऑब्वियसली यस। तो थोड़ा सा जैसे अब दिस टाइम इज फॉर द इन्वेस्टिंग, दिस टाइम इज फॉर एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स, ओके, जो कि हमारे बहुत लोग है नहीं, हाँ, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो तो रुके हुए हैं और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, बट मोस्टली पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट राइट नाउ। ओके, दे आर स्टिल वॉचिंग एंड वेटिंग। यस, कि नहीं जब ये चलेगा, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पे जिसने एक्यूमुलेट करा वो हायर हाइज बनाते हुए बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर जाएंगे। तो नेहा जी ने आज हमारे शो पे बहुत क्लियरली एक बात तो कह दी है कि आने वाले 3 से 4 महीने में हम एक पॉजिटिव रैली देख सकते हैं। तो वो लोग जो इस टाइम पे अपने पास कैश लेके बैठे हैं, प्लीज़ स्ट्रैटेजाइज एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग थ्रू एनी फॉर्म, बी इट बी STP, बी इट बी म्यूचुअल फंड्स, लम्प सम बाइंग, SIPs को थोड़ा एग्रेसिव कर ले। बट अभी मार्केट में पैसा डालने का ठीक टाइम है। आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उनका पोर्टफोलियो उनको रिव्यू करें। उन्होंने बहुत सारी ऐप्स बता दी हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स बता दिए हैं। प्रॉबेबली इतनी नॉलेज अगर एक वीडियो से आपको मिल रही है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आज इतना सब कुछ जानने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मैं अपनी डायरी खोलूँ और आपसे कुछ स्टॉक्स पूछ के लिखने लग जाऊँ और वापस जाके फटाफट से उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँ। बट अब मुझे मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने का मन है हमारे इस कॉन्वर्सेशन का। आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी डू यू बिलीव आर मेल एंड फीमेल्स? 96% are males and 4% are females. Reason, I can see my demographics from my clients as well as videos. आपकी ऑडियंस में कमेंट्स आते होंगे तो आपको पता सारे रहता होगा मेल, सब मेल्स हैं। तो आज 2 फीमेल्स बात कर रही हैं और दोनों फाइनेंस वर्ल्ड से बिलोंग करती हैं और दोनों का करियर सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने बना रखा है। बिल्कुल। वो कंटेंट क्रिएशन में बहुत एक्टिव है, वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो एडवाइजरी करती हैं, एंड देन ऑल्सो शी इज़ वांटिंग कि मोर फीमेल शुड कम अप एंड कॉन्टैक्ट हर, उनके प्रोग्राम्स को ज्वाइन कीजिए। आप फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, एंड प्रॉबेबली मैं कमेंट नहीं करूँगी, दे हैव चोजन देयर लाइफ लाइक दिस।
एंड डेफिनेटली जो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं और जिनको मैथमेटिकल फंडामेंटल समझ में आते हैं, क्या उनके लिए स्टॉक मार्केट एक राइट फिट है? बिल्कुल राइट फिट है, और आप घर से कर सकते हो। यस। आपको कुछ नहीं जाना, आपको आपका घर भी मैनेज हो रहा है। बीइंग माई सेल्फ एज अ फीमेल, मैं अपना घर भी मैनेज कर रही हूँ, एज वेल एज अपना पूरा बिजनेस भी मैनेज कर रही हूँ, और कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ। Yes. तीनों चीज़ें मैनेज हो रही है, तो मैं कर सकती हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल। एवरी फीमेल कैन डू दैट, बिकॉज आपको कहीं जाना नहीं है, आपका घर मैनेज हो रहा है, और आपको सिर्फ स्टडी करनी है और उसके ऊपर काम करना है, दैट्स इट। कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं, मैं तो ये भी कहूँगी कि स्टॉक्स तो करो ही करो, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी करो। बहुत ही रिवॉर्डिंग है दोनों ही चीज़ें। दोनों ही चीज़ें। दोनों ही चीज़ें मतलब कि आप ये कह सकते हो, जो एक बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं कर सकती ना, वो कंटेंट क्रिएशन एज वेल एज स्टॉक्स कर सकते हैं। यू गेट टू रीच मोर पीपल। यस, है ना? बिकॉज ये आपको नेम भी देता है, फेम भी देता है, और पैसा भी देता सही है, और बात। क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाता है ना व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग ऑन योर कैपेबिलिटीज। आपने कब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी? इट्स अराउंड 2 years. 2 years. 2 years. And I can see your page, which is doing wonderful. Please, can you tell the audience your pages you are running on the YouTube and Instagram so that they can go and follow right now? Please go and watch it. My Instagram page is Neha Andas, NEHAANDAAZ, and my website is wealthmagnet.co.in. तो उस पे सारे लिंक्स अवेलेबल है। ट्विटर पे भी मैं एक्टिव है, Okay. एज वेल एज ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो आप YouTube पे जाके जो वीडियोस देते हैं उन वीडियोस में स्टॉक एनालिसिस भी देते हैं? फुल स्टॉक एनालिसिस रहती है। ओके। हम ये भी बताते हैं कि अच्छा इसमें स्टॉक्स में प्रमोटर्स ने किसने बाइंग आ रही है, उस पर फोकस कर सकते हैं आप। हम डायरेक्टली स्टॉक्स तो नहीं, ऑब्वियसली कोई रिकमेंड नहीं कर सकता है। वी हैव टू मेंटेन एवरीथिंग रैशनल्स एज पर सेबी रेगुलेशंस। सो हम आपको जहाँ पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं कि इन स्टॉक्स में एक्टिविटी है, इस स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है। मतलब कि वॉल्यूम आ रहा है, मतलब किसी बड़े DIs ने FIs में एंट्री बनाई है। ऑब्वियसली अगर DIs ने एंट्री बनाई है तो कुछ तो है उस स्टॉक सोचा में, है, कुछ देखा है। कुछ तो देखा है, तो आपको उसको एटलीस्ट रीड तो करना चाहिए, Yes. पढ़ना तो चाहिए उसको। तो उसको फोकस करके आप एंट्री बना सकते हो फिर। और एडवाइजरी चाहिए तो वो तो उसके लिए तो हम हैं उसके ही। लिए अवेलेबल हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। कितना पैसा चाहिए अगर स्टॉक मार्केट में एंटर करना है? सपोजिटली आज हमारी ये कॉन्वर्सेशन सुन के बहुत सारी फीमेल्स मोटिवेट होती हैं एंड दे डिसाइड कि हमें किसी से हेल्प नहीं लेनी है, जो मेरी पर्सनल सेविंग्स है मैं उससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहती हूँ। व्हाट अमाउंट अ पर्सन कैन फील कि इट इज़ गुड टू स्टार्ट विद? सबसे पहले सर्वाइवल मेंटेन करना है, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आना है। तो सर्वाइवल के लिए आई मस्ट से 6 months का इमरजेंसी फंड रखिए। ओके। ठीक है, अपने इंश्योरेंसेज इंटैक्ट रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सब तीनों चीज़ें इंटैक्ट है, तब आपको आना है अपनी स्टॉक मार्केट में। क्योंकि आप फिर स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे 5-10% होता है ना, यू आर सॉर्टेड, फाइन, मेरे पास इमरजेंसी फंड है, आप जल्दी से निकालोगे नहीं, यस। पैनिक सेलिंग नहीं करोगे। Yes. सो आपने पहले ये 3 चीज़ें सॉर्टेड कर ली, देन आप ₹1,00,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई बहुत बिग अमाउंट नहीं चाहिए। फर्स्ट तो आप 50,000 60,000 तो आप ये समझ लो आप लर्निंग के लिए ले रहे हो, आप छोड़ दो उसको, लर्निंग के लिए कर रहे हो, एंड देन करना स्टार्ट करो। और स्टॉक्स में करो तो कोई लॉस नहीं है, स्टॉक्स में कोई लॉस नहीं है। अगर आप तरीके से उसको पढ़ के जा रहे हो तो। द मेन थिंग इज़ लर्निंग, द मेन थिंग इज़ हार्ड वर्क टू स्टडी। कोई डेमो ट्रेडिंग नाम की भी चीज़ होती है हाँ जी, बिल्कुल। उसमें, जहाँ पैसा खराब नहीं होता, मतलब पैसे का नुकसान होने का रिस्क नहीं है? What- तो इट इज़ लाइक आप पहले स्टडी करके पहले डेमो ट्रेडिंग करो। डेमो ट्रेडिंग इज़ फॉर दैट कि आपने स्विंग ट्रेड सेटअप्स लेने हैं। अगर आपने इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको ज़रूरत नहीं है डेमो ट्रेडिंग की। तो अर्लियर आई वाज टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिंग ओनली। सो अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेड्स करने हैं, तो आप डेमो ट्रेडिंग पहले डेमो ट्रेड्स लो। 6 months आप देखो, उसमें कंसिस्टेंसी देखो आपकी क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो हम स्विंग ट्रेड सेटअप्स होते हैं कुछ, उसके ऊपर वर्क करके, एंड देन जर्नलिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि आपको उससे माइंडसेट बनेगा आपका कि कब मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी, मैंने इसमें क्या गलती करी, जो हमने गलतियाँ करी उससे सीखो। ओके। तो जर्नलिंग से आई थिंक आपकी रिटेंशन मसल मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाती है कि आपने एक स्टॉक जब उठाया था, उस स्टॉक के टाइम पे वो ये प्राइस था और ये उसके जो एक्शंस हुए हैं उस स्टॉक से रिलेटेड, और आज वो स्टॉक यहाँ पहुँचा है तो ये रीज़न था। तो आप एक बार जाके उसे रिव्यू भी करेंगे तो आपको वो टेक्निकल प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो यू कैन गेट प्रैक्टिकल ऑन इट एंड आपका शायद लॉस का चांस बहुत मिनिमलिस्टिक हो जाएगा। क्योंकि आपने एक तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे, गाइड में करना चाहूँगी सबको कि आप सिर्फ टेक्निकल्स के बेस पे मत करो। कोई अगर स्टॉक्स लेने हैं तो फंडो टेक्नोपिक्स लीजिए,
ओके, जो ये क्या टर्मिनोलॉजी है, मेरे लिए भी एकदम नई बात है। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है हम्म, एज वेल एज टेक्निकली भी साउंड चल रही है इस वक्त, ओके, तो आप उसमें एंट्री, तो आपकी यू कैन से 100 में से सिर्फ 2% आपके चांसेस रह जाएंगे लॉस के, ओह वेरी बिकॉज कंपनी प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अर्निंग्स। जब आपने कंपनीज ही वो चूज़ करी, लिस्ट ही आपने वो बनाई जो फंडामेंटली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी ग्रोथ आ रही है, तो उन स्टॉक्स में आपने टेक्निकल्स लगा दिए जो चार्ट कैसे पता करें कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? ये मैंने आपको जैसे अभी बताया, screener.in है, बहुत सारे ट्रेंड लाइन है, investing.co है, एक मार्केट स्मिथ करके है मतलब कि प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसमें आपको स्क्रीनर लगाना है, स्क्रीनर में आपको लगाना है पैट ग्रोथ ग्रेटर देन 20% हो, रेवेन्यू ग्रोथ ग्रेटर देन 20% हो, एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग ग्रेटर देन 50%, डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 1, मतलब इस कंपनी के पास उधारी नहीं है, ठीक है। आपने ये फिल्टर लगाया तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, 5,000 स्टॉक्स में से 20 या 25 स्टॉक्स निकलेंगे टोटल। ओके, आपने वो 25 स्टॉक्स निकला, उसमें टेक्निकल्स लगाओ, हम्म, तो चांसेस ऑफ विनिंग इज वेरी हाई। कितना फिल्टर लग गया ऑलरेडी, और ये काम सारा आपके लिए सॉफ्टवेयर ने कर दिया। सॉफ्टवेयर ने करा, आपने थोड़ा ना करना है, हाँ, बट पता होना चाहिए करना क्या है। करना क्या है। आई वुड अगेन से दिस थिंग कि आजकल एआई का ज़माना है, एल्गो ट्रेड्स आ गए हैं, सब कुछ ही कंप्यूटर कर रहा है, बट मैं आज भी उस ट्रेडिशनल बिलीफ को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि एआई को यूज़ करने के लिए भी तो स्किल्स चाहिए, और वो स्किल्स किससे सीखोगे? जो एआई का एक्सपर्ट होगा। एआई की इतनी वर्कशॉप्स चल रही हैं, बट आप राइट एआई यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आपको अभी पता ही नहीं है। जो थोड़ा फेमस हो गया दैट इज़ ओके, बट देर आर सो मेनी टूल्स जो हमें पता ही नहीं है अभी मार्केट में, तो वी आर स्टक टू द फेमस वंस विच आर प्रमोटेड एवरीवेयर। बट देन एआई को थ्रेट ना मान के एआई को दोस्त बनाना हो, वो कैसे करें हम? इतने सारे यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आई एम नॉट अ एआई एक्सपर्ट, बट मैं अपनी इन्वेस्टिंग में, अपनी स्विंग ट्रेड सेटअप से एआई की बहुत यूज़ करती हूँ। ओके, परप्लेक्सिटी से हम यूज़ करते हैं। आप परप्लेक्सिटी के अंदर आप जो कॉन कॉल्स हैं, अब 4-5 पेजेस की कॉन कॉल्स होती हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस होते हैं, आप हर कंपनी की सारी नहीं पढ़ सकते हो। जो हमारे फिल्टर स्टॉक्स हैं, हम उसको कमांड देते हैं, हम उसका प्रॉम्प्ट, हमने हमारे पास है प्रॉम्प्ट, हम प्रॉम्प्ट देते हैं, एज वेल एज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हम उसको बोलते, प्रॉम्प्ट देते हैं, एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप मुझे इसकी ग्रोथ बताओ आगे, वो पूरा लिख के दे देता है आपको, पूरी समरी दे देता है दोनों चीज़ों एंड दैट इज़ वेरी इजी टू रीड आउट वेरी इजी। एंड वेरी जो क्विक। जो आपके 1-2 आवर्स लगने थे वो आपके 15 मिनट्स में हो गया। यस, तो आप ज़्यादा कंपनीज को रिसर्च कर सकते हो, मतलब कि आपका सेकंड हैंड, मतलब यू कैन से राइट हैंड है रिसर्च एनालिस्ट। परप्लेक्सिटी, नोटबुक LLM यूज़ कर सकते हैं आप, अच्छा। चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इससे दे आपको बहुत सिंप्लीफाई benefit है। योर टास्क। Yeah, they simplify your big complex data as well as sometimes आप फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ रहे हैं, कुछ उसमें जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, आप क्लिक करो फोटो, आपको ठीक है, आपको मुझे बेसिक लैंग्वेज में मुझे इसको एक्सप्लेन कर दो, तो आप उसको क्लिक करके उधर अपलोड करो, वो आपको बेसिक लैंग्वेज में दे देगा। तो यूज़ करना है आपको। किसी को कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग पॉडकास्ट सुने और पॉडकास्ट से ही सारी एजुकेशन यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे आज नेहा जी से बात करके सही में ऐसा लग रहा है कि दुनिया बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमें सीखना चाहिए। वी विल, आई थिंक, डेफिनेटली मेक अ एपिसोड 2. I'll come back prepared with a lot of more technical questions because you are a person full of knowledge, and I'm so happy to see her giving answers so seamlessly to whatever I'm asking. She's simplifying it and decoding it so nicely. और मेरे को नहीं, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ. यू हैव गिवन मी सो मच टू इंट्रोस्पेक्ट. अब मेरे को पहले लिख के नोट करना चाहिए. अब थोड़ा सा सेक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जहां हम इतने ओवरलोडेड है इन्फॉर्मेशन से. आज से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो गाइस. सीरियसली बता रही हूँ, पैसे बनाना बहुत आसान कर दिया अभी नेहा जी ने इतनी देर में. तो सेक्टर्स के बारे में भी कुछ बताइए कि आने वाले फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से किन सेक्टर्स में आप पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं और किधर फोकस करना चाहिए. टेक्निकल तो आ गया, अब फोकस कहाँ करना है? फोकस करना है आपको सेमीकंडक्टर्स में, डाटा सेंटर के स्टॉक्स में, इंफ्रा सेक्टर में, एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है हमारा, इन स्टॉक्स पे डिस्कस करो आप फोकस. डाटा सेंटर पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड द फोर्थ वन इज द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. ओके, बिकॉज एनर्जी तो बन रही है लेकिन उसको स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है. डाटा सेंटर्स को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है आने वाले टाइम में.
तो डाटा सेंटर्स के लिए जो हमें चाहिए एनर्जी वो बैटरीज में स्टोर होंगी। तो आपको सारा ही इकोसिस्टम है, तो वो आपको मेंटेन इंटरलिंक्ड है, सारा इकोसिस्टम है आपको इंटरलिंक्ड है। एनर्जी ट्रांजिशन के स्टॉक्स जैसे एनटीपीसी हो गया, ठीक है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के स्टॉक्स, डाटा सेंटर के अनंतराज है, ब्लैक बॉक्स है, इन स्टॉक्स पे फोकस करो। और ये अभी तो वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ती मिल रही हैं, अभी सस्ती मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी टिप्स मिल चुकी हैं ऑलरेडी। और हाउ अबाउट द कंजम्पशन मार्केट, क्योंकि इंडिया में जीडीपी का जो हम सुन रहे हैं विद द सपोर्ट सिस्टम ऑफ न्यू टैक्स लॉज, आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है टैक्स फ्री कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बच रही है, तो हम वो कहाँ खर्चेंगे? कहाँ खर्चेंगे से आजकल ट्रैवलिंग। आपको भी बहुत पसंद है ट्रैवलिंग, मुझे भी बहुत पसंद है। और इस एरा में जब कोविड के बाद तो सबको ऐसा लगा ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला सीन हो गया है, तो सबको लगता है कि ट्रैवलिंग तो बहुत ज़रूरी है। एंड ये कहाँ बचेगा पैसा, क्योंकि बेसिक हम ना, अब जो पहले इंडिया का जो पॉपुलेशन था पहले लो में आता था, लो पॉवर्टी इनकम से उनकी कम हुआ करती थी, बट इनकम कम हुआ करती थी। बट अब जो स्टेज आ चुकी है, सबकी डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ गई हैं और हम वी आर इन द मिडिल क्लास, हमारे पास मिडिल क्लास ज़्यादा है। तो मिडिल क्लास कहाँ पैसा करता है? घर की लाइफस्टाइल, नॉर्मल लाइफस्टाइल सबका मेंटेन्ड है। अब नेक्स्ट कहाँ आता है? ट्रैवलिंग। और ये तो मेरा हर पॉडकास्ट में ये कंजम्पशन की बात होती है। एंड उधर मैं कहती हूँ, जीना हो, दुख हो या सुख हो, सब पीते जरूर हैं। सही बात है ना? फीमेल्स भी आजकल, मेल्स फीमेल सब। सो अल्कोहलिक बेवरेजेस की बहुत डिमांड है। आई विल लाइक टू गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। डे बिफोर येस्टरडे वी वर एट अ फैमिलीज, हाँ मतलब वी ना फैमिली गेट टुगेदर कज़न के घर पे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फीमेल्स का मैच चल रहा था। ओके। एंड वी वर वेरी क्लोज इन द एंड ऑफ द मैच, 30 some runs were required with 24-25 balls. So all my family, my parents, my मौसा जी, my cousins, we were all 17-18 people, and सब ऐसे ना आखिरी के 5 मिनट ऐसे ग्लूड थे टीवी के उस पे। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई। तो जैसे ही हारी, माई फादर टर्न एंड सेड टू माई कज़न, ओ यार एक पैग बना। तो मम्मी ने पीछे से आवाज़ मार के बोला कि हुन ते इंडिया हार गई, हुन क्यों पीनी है? कहते जित जांदी ते 2 बना दे। एक पे अब हारी है तो एक पे रुक जाएंगे। तो लाइकवाइज यू सेड, in every household if we talk about, celebration means ड्रिंक्स, खाना पीना अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करते हैं पूरे हफ्ते, तो एक दिन अगर मिलता है रिलैक्स करने को तो चाहिए भी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। सो आप अल्कोहलिक बेवरेजेस पे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपने भी बोला कि ज़रूरी है। जिस स्पीड से वो कंज्यूम हो रहा है, हाँ, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उस पे आप फोकस कर सकते हैं। दे कैन बी अ गुड बाय। इंद्री को अभी एक अवार्ड भी मिला है। तो रेडिको खैतान है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ है, इन पे आप फोकस कर सकते हो। एसोसिएटेड अल्कोहल है, ये सारे स्टॉक्स हैं जो ये सब बनाती हैं। एंड व्हाट अबाउट FMCG? FMCG इज़ ऑल्सो लाइक, ठीक है, फाइन, आप FMCG पे फोकस कर सकते हो, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली लगता है कि खाना तो हम उतना ही खाते थे पहले भी और अभी भी, जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है ना वो लग रही है ट्रैवल पे, लाइफस्टाइल को एक्सपैंड करने पे। लाइफस्टाइल को एक्सपैंड करने में। आप खाना तो उतना ही खा रहे थे, पहले भी खा रहे थे, अभी भी खा रहे थे। दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस, राइट? तो एक्सपेंशन हो रहा है अपना होटल्स पे आप देख सकते हो, सैमी होटल्स हैं, लेमन ट्री है, EIHA होटल्स हैं, इन पे फोकस करते हैं। इनकी ग्रोथ भी बहुत आ रही है, इनके नए नए होटल्स भी खुल रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज़, आप आजकल फिटनेस बहुत हो रही है, तो आप पीछे आपने सुना होगा GLP-1 ड्रग्स आ रहे हैं, ठीक है, GLP-1 ड्रग्स आ रहे हैं, तो लोगों को अपनी फोकस है अपनी फिटनेस पे, तो आप हेल्थ केयर सेक्टर पे भी बहुत फोकस कर सकते हैं आने वाले टाइम में, बहुत चल रहा है। अब नारायण हृदयालय करके अपनी हॉस्पिटल्स की चेन है, उस पर फोकस करिए। तो होटल, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, दे आर ऑल कमिंग आउट टू बी अ अपकमिंग ग्रोथ सेक्टर्स। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी रिफॉर्म्स चल रहे हैं। फाइनेंस में कहीं भी अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर डीपली स्टडी करती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई परफॉर्मिंग फंड है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर प्ले करता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं और बैंक्स आते हैं, तो फाइनेंसिंग NBFCs वगैरह ये सब आ जाती हैं। सो देयर इज़ अ रिफॉर्म हैपनिंग इन दैट ऑल्सो। व्हाट यू एडवाइज ऑन दैट कि फाइनेंस वर्ल्ड में क्या चल रहा है?
सी अगर इंडिया ग्रोथ करेगा तो अपना फाइनेंशियलाइजेशन तो बढ़ ही रही है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही, तो बैंक्स तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी ही आएगी। उसमें आप ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो ब्लू चिप्स हैं, जिसको ब्लू चिप्स में भी ध्यान देना है तो वो उसमें दे सकता है। सेकंड, मुझे जो सबसे बड़ा लगा इम्पोर्टेंस, दैट इज़ गोल्ड लोन्स, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। अब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो ना ऑटोमेटिकली जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनीज थी उनका ग्रोथ वैसे ही आ गई, जैसे जो कम दी जाते थे जिस गोल्ड पर, उसी पे ज़्यादा लोन दे पा रहे हैं वो, राइट। सो उसमें आप गोल्ड लोन के स्टॉक्स आप देख सकते हैं, जैसे यू कैन से मठूट फाइनेंस है, मठूट फाइनेंस इज द बिगेस्ट वन फॉर द गोल्ड लोन्स, ठीक है। फेडफीना, मनप्पुरम फाइनेंस, जो बहुत सारे नए अपने ब्रांचेस सेटअप कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ आ रही है, तो इन पे फोकस कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं ना, इनकी ग्रोथ आ रही है ऑटोमेटिक, कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो इनकी ग्रोथ आ रही है। गोल्ड से रिमाइंड करते हैं, हमने गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो बात ही नहीं करी। सो लास्टली बिफोर वी कंक्लूड आवर वेरी हॉट डिस्कशन ऑन द इन्वेस्टमेंट्स मार्केट, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब गोल्ड सिल्वर जो कि ऑलरेडी अपने काफ़ी हाइज दिखा चुके हैं, तो कहाँ तक और ये जाने वाले हैं? और बहुत सारे लोगों को ऐसा फोमो फील हो रहा है कि वी हैव मिस्ड आउट दिस रैली, तो क्या उन्हें अभी आना चाहिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट में, सिल्वर इन्वेस्टमेंट में, या आप थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए? सिल्वर ने तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, जो अपना 2011 में था लेवल 50,000 का, उससे ऊपर क्रॉस कर चुका है, ठीक है। लेकिन सिल्वर चलना चाहिए, लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त रैली दी है, तो फोमो के चक्कर में अब एंट्री मत लो। अगर एंट्री लेनी ही है तो स्टॉप लॉसेस लेकर करो, ओके क्योंकि ये गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी वॉलेटाइल। डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है इसका Disclaimer, पढ़ना, हाँ। ध्यान देना। क्योंकि सिल्वर इज़ वेरी वॉलेटाइल। ओके गोल्ड इतना वॉलेटाइल नहीं है जितना सिल्वर वॉलेटाइल है। नो डाउट इसके इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ गया है, डाटा सेंटर्स में भी यूज़ हो रहा है, सोलर पैनल्स में भी यूज़ हो रहा है, बट हम आपको पहले इसका चार्ट अगर आप उठाकर देखेंगे, इसके लेवल्स देखेंगे, तो ये 2011 में भी ऐसे लेवल्स पर आया था, वहाँ से सीधा फॉल आया था। क्या रेजिस्टेंस रही थी सिल्वर की तब? 50K। ओ, और अभी भी यही लग रहा है? इसी उससे तो क्रॉस कर लिया, कल ही इसने क्रॉस करा है, ब्रेकआउट दे चुका है, बट आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि ब्रेकआउट फील्ड्स भी होते हैं, ओके। ठीक है ना। तो स्टॉप सिल्वर लॉस इज टू रिस्की राइट नाउ। टू रिस्की राइट नाउ। गोल्ड इज नॉट सपोज टू गेट सो रिस्की बिकॉज गोल्ड की रियल टाइम वैल्यूएशन से वो आसपास ही है। बट 10-15% का उसमें भी फॉल आ सकता है। देखिए इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं आई जितनी रैली जिस तरीके से आई है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट में भी यही हुआ था, 2022 तो 2024 सीधा रैली थी, तो एकदम फॉल आया, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर है, सीधा जाएगा फिर फॉल आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो सेम वे गोल्ड भी अगर इतना चला तो थोड़ा तो कंसोलिडेट करेगा या फिर फॉल आएगा। ओके तो इस टाइम पे न्यू एंट्री तो नहीं बनती है, ओके या तो थोड़ा सा नीचे आए प्राइसेस पे तब एंट्री बनाए, पुल बैक्स पे एंट्री बनाए थोड़ी सी। ओके तो थोड़ा सा अगले 3 से 4 महीने में आई थिंक क्लैरिटी आ आ जाएगी। जाएगी। एंड डू यू बिलीव कि इक्विटी हैज़ अ इनवर्स रिलेशन विद द कमोडिटी, बिकॉज गोल्ड सिल्वर रुक जाएंगे अगर इक्विटी चलने लगेगी? हाँ, दैट इज़ ट्रू। ये हेज की तरह हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब देखो अब इक्विटीज़ नहीं चल रही हैं तो गोल्ड कैसे भाग रहा है, जैसे ही थोड़ा सा इक्विटी चलने लगेगा तो गोल्ड थोड़ा सा तो थमेगा, अटेंशन डाइवर्ट होगा डेफिनेटली इन्वेस्टर का, एंड दे विल कम बैक टू इक्विटी। इक्विटीज़। अभी को सब कोई इक्विटी से भाग रहा है, जबकि ये कन्वेंशन का टाइम है, यस सब इक्विटी से भाग रहा है एंड सबको गोल्ड सिल्वर नज़र आ रहा है। आई नो यस। तो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो अपने लिए इक्विटी? हाँ जी, करना हम तो शुरू एक्यूमुलेट कर दिया है, कर दिया है और कर रहे हैं और भी। एग्जैक्टली तो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन अ ईयर और सो कि वो Yes. आपने जो एक्यूमुलेट किया उसका रिजल्ट आपको जल्दी दिखेगा, जल्दी क्योंकि आपने दिखेगा। राइट टाइम पे एक्यूमुलेट किया है। कैसे लें अगर किसी को आज फिर भी इतना समझाने के बाद भी लगता है कि मैं गोल्ड और सिल्वर कुछ तो ले लूँ, तो कैसे लें वो? गोल्ड ETFs लीजिए या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए। आई थिंक गोल्ड बॉन्ड्स तो अभी बंद कर रखे हैं, गोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने बंद नहीं कर दे दिए रहे हैं हैं, वो। हाँ। तो आप ETFs में इन्वेस्ट करो सीधा डायरेक्ट। निपॉन के हैं, निपॉन इंडिया ETF है, सिल्वर ETF है एंड गोल्ड के ETFs हैं, वहाँ से डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा फॉल आ सकता है तो थोड़ा रुक के ले लो, या फिर आप ये ऐसा कर लो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, मुझे लेना ही है, मैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। तो बहुत लोगों के साथ FOMO वाली क्रिएशन हो रही है, यस यस सो उस टाइम पे ऐसे लगा लो। ओके इस टाइम पे ये वाला सीन नहीं है, क्योंकि एक बबल तो बन रहा है, यू कैन से सिल्वर बहुत ओपनली बात की जा रही है, पर एट द सेम टाइम कंटेंट क्रिएशन के ही फ्रेटर्निटी में अगर मैं बात करूं तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट लाइसेंस्ड
to promote, but still are making a lot of videos which are reaching out to a lot of common man and saying कि गोल्ड को आपने मिस कर दिया, सिल्वर को मिस कर दिया, तो वो और एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है मार्केट में. आप देखो ना 25,000 प्रीमियम पे चल रहा है अगर आप गोल्ड ज्वेलर्स या सिल्वर ज्वेलर्स पे जाते हो तो 20-25 हज़ार जिनके घरों प्रीमियम में शादियां आ रही है ना, वो बेचारे इस टाइम तो पे बहुत परेशान महंगी हो हो रहे रही है उनकी शादी. बजट पूरा का पूरा चेंज हो पूरा गया हिल होगा गया उनका, है। है ना. हमारे चीज़ें वो लेनी होती हैं यस, इंडियन कल्चर में तो यू कैन नॉट जस्ट गो पास बाय विदाउट हैविंग अ ज्वेलरी. तो एंड मैं अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा उनको कंसोलिडेट जब कर रही होती हूँ तो ये समझाती हूँ कि एवरी इंडियन हाउस होल्ड इज़ थैंकफुली ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ द कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ कि हम धनतेरस पे गोल्ड खरीदते आए हैं, हमने शादियों में गोल्ड बनाया है, हमने बर्थडेज पे अपने बच्चों के लिए गोल्ड लिए. तो डोंट फील मिस्ड आउट. है गोल्ड, गोल्ड है पड़े पड़े लॉकर में महंगा हो रहा है, बट है गोल्ड और अपनी यूज़ भी करा उसको. यस. तो प्लीज़ डोंट फील बैड कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं लिया तो आपने कुछ मिस किया. रादर दैन अभी इक्विटी इज़ डूइंग गुड. इक्विटी में खरीदने का टाइम है, खरीदो. उसका जो प्रॉफिट आएगा फिर जब गोल्ड सस्ता होगा तब ले गोल्ड लेना. खरीद लेना. बिल्कुल बिल्कुल, यही एक स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड है. एग्जैक्टली है ना. जहाँ पैसा बनने का वे दिख रहा है वहाँ तो आप हो नहीं, जहाँ बन चुका है वहाँ पे आप एंट्री बना रहे हो. Yes. ठीक है, वो चला गया ना, ठीक है, मिस हो गया तो हो गया, अब दूसरे में जाओ, क्योंकि वो इतना हाई जा चुका है. मैं ये नहीं कहती यहाँ से नहीं जा सकता, वी कैन नॉट से, वी कांट प्रिडिक्ट अबाउट इट, बट एक लग रहा है कि हाँ देखो यहाँ कहाँ 55,000 था 2-1.5 साल पहले और कहाँ 20-25, तो डबल से ज़्यादा. यस यस. सो थोड़ा रुकना बनता है. सो वॉच आउट गाइज, बिकॉज बहुत क्लियरली ये बात बता दी है कि ओवर वैल्यूड है गोल्ड एंड सिल्वर राइट इस समय. अगर आपकी पुरानी बाइंग है तो ठीक है, मगर अभी आप एंटर करना चाहते हो तो प्लीज़ डू थिंक अबाउट इट अगैन एंड यू हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव विच इज़ इक्विटी. और कैसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें वो हमने अभी इतना डिटेल में आपको बता दिया है. आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ले सकते हो, आप स्टॉक्स के थ्रू, आप ETF के थ्रू ले सकते हो. एंड कीप बाइंग इक्विटीज़, क्योंकि इक्विटीज़ आर कॉन्क्रीट. इनकी एक्चुअल नेटवर्थ पता है, आप इनको स्टडी कर सकते हो. मैंने कहीं से सुना भी था कि गोल्ड इज़ ऑलवेज अ इमरजेंसी बैकअप सपोर्ट. हेज करने के लिए लिया जाता है. गोल्ड की कोई फंडामेंटल्स तो आप पढ़ ही नहीं सकते ना कि परफॉर्मेंस कैसी है, कोई मार्केट में डिमांड आई थी क्राइसिस की वजह से कि वॉर्स हो रहे थे और साथ में गवर्नमेंट्स परचेज कर रहे हैं अभी. अब वो क्राइसिस जिस दिन ओवर हो जाएगा तो डिमांड स्टेबल हो जाएगी, इक्विटीज परफॉर्म करने लगेंगी क्योंकि वापस से बिजनेसेस चलेंगे, इंटर ग्लोब एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, हर कंट्री में FIs जाएंगे. कभी तो ये ट्रम्प भी बंद होएगा. एग्जैक्टली. ट्रम्प विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसको भी सपोर्ट तो चाहिए ना. चाहिए, आप इंडिपेंडेंटली इतने रिलायंट तो हो ही नहीं कि अपनी इकोनॉमी विदाउट बिजनेस तो GDP है ही नहीं. यस, विदाउट बिजनेस तो इतने फंडामेंटल्स और क्लैरिटी के साथ आज 2 स्ट्रॉन्ग विमेन यहाँ पे ये जो बात कर रही है ना आप लोगों से, आई बिलीव वी हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर एवरीवन वाचिंग दिस एपिसोड. और आप इसमें से इतने सारे उन्होंने शेयर्स के नाम लिए थे, स्टॉक्स बताए थे, आप उसे दोबारा से जाके सुनिएगा. इन्होंने ही शायद 10-12 स्कीम्स का तो पोर्टफोलियो बना दिया आज आपके लिए. स्टॉक्स के सेक्टर्स भी बता दिए, उनके तरीके भी बता दिए. तो करना क्या है, बस एक डीमैट अकाउंट खोलना है, क्लिक करके KYC एक्टिवेट करना है और स्टॉक लेना शुरू करना है. और जहाँ लगे कि अब आपको फंडामेंटल समझ में आ गए तो ज्वाइन द कोर्सेज शी इज़ ऑफरिंग टू क्रिएट योर वेल्थ एंड फॉर्च्यून्स यहीं से बनने शुरू होंगे. डिजिटल स्पेस में आज इन्फॉर्मेशन इतनी मिल रही है, कितनी आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और कितने से प्रोसेस कर पा रहे हैं ये आपके हाथ में है. आई बिलीव यही. बस डिस्क्लेमर फर्स्ट, बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. यस, आई एम ऑल्सो फाइनेंशियल एडवाइज़र, शी इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल एडवाइज़र. आज 2 एडवाइज़र्स एक दूसरे के साथ बैठ के सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कम्युनिटी में कि प्लीज़ स्टार्ट सेविंग in the right format, in the right schemes, and the chances of losses are completely minimalistic. Definitely wealth ban gayi. Enjoy the wealth. Enjoy the wealth, literally. And your generations also enjoy. Yes, pass on to the next generation जो आपको बहुत सारा gratitude भी देंगे फिर. So through this podcast we have shared our hearts out today. एंड आई एम सो हैप्पी. आज का कॉन्वर्सेशन इतना इंटरेस्टिंग था और एक बार भी नहीं लगा कि मुझे कुछ इधर उधर सोचने की ज़रूरत भी पड़ रही है. मैं शायद ऑन एंड ऑन इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट समय को देखते हुए हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा बिकॉज शी हैज़ अ लॉट मोर टू टेक केयर टुडे. एंड आई वांट टू थैंक यू सो मच नेहा जी. आज आपने हमारे लिए इतना प्रीशियस टाइम निकाला, इतनी नॉलेज दी, एंड आई विश यू लॉट ऑफ गुड लक. आप ऐसे इम्पार्ट करते रहिए लोगों को
और ऐसे ही अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते रहिए। Pleasure is all mine. Thank you so much for watching you. the whole episode. Please like, subscribe and share the channel and definitely आपके लिए और ऐसे अच्छे गेस्ट लाते रहेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा. Thank you.